ओके जी। तो इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव अंडर द हुड कैसे काम करती है ना। और रिएक्ट नेटिव का ओल्ड आर्किटेक्चर क्या था, कैसे काम करती थी, रिएक्ट नेटिव का न्यू आर्किटेक्चर क्या है, पूरा इन डेप्थ समझने वाले हैं। और रिएक्ट नेटिव के न्यू आर्किटेक्चर में फैब्रिक रेंडरर, ओके, टर्बो मॉड्यूल्स, कोड जेन, होस्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती क्या है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और ओल्ड आर्किटेक्चर में रिएक्ट नेटिव ब्रिज कैसे काम करता था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, राइट, ये सारा कुछ इन डेप्थ हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिएक्ट नेटिव कोर कैसे काम करता है, रिएक्ट नेटिव इंटरनली कैसे हैंडल करता है चीज़ों को, कैसे हमें एंड्रॉयड पे और आईओएस पे सिंगल सोर्स ऑफ कोड से अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस पे हमें डेटा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इन डेप्थ। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ओके जी। तो रिएक्ट नेटिव ओल्ड वर्सेस न्यू आर्किटेक्चर डिफरेंस समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, क्या स्टार्ट में सबसे पहले क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रिएक्ट का कोड लिखते हैं, जो कि कोड जावा स्क्रिप्ट में या टाइप स्क्रिप्ट में हो सकता है, करेक्ट। देन अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, मिड लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, आप सभी ने आई होप एक चीज़ सुनी होगी, मेट्रो सर्वर। ठीक है, जब भी आप प्रोजेक्ट रन करते हो आप मेट्रो सर्वर को स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो एक मेट्रो सर्वर जो होता है, तो ये मेट्रो सर्वर से ही रिलेटेड है एक मेट्रो बंडलर, जो कि हमारे सारे के सारे रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के कोड को एक सिंगल जेएस बंडल में कन्वर्ट कर देता है, एक सिंगल सोर्स ऑफ फाइल में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट कि हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो सके, एक ही फाइल से हो सके। ओके। तो इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, अगर आप वेब बैकग्राउंड से हो, वेबसाइट अगर आपने कभी क्रिएट करी है, तो एक वेब पैक बनता है जो कि वेबसाइट में होता है। ठीक है, बट यहाँ पे रिएक्ट नेटिव साइड में वो हम लोग जेएस बंडल बोल सकते हो, एक सिंगल सोर्स ऑफ फाइल होती है जो कि मेट्रो बंडल हमारा क्रिएट करके हमको देता है। अच्छा जी। अब ये जेएस बंडल क्या होता है, आगे प्रोसेस होता है हमारे नेटिव साइट में जाने के लिए। बट ये जेएस जो कोड होता है वो डायरेक्ट हमारे नेटिव मोबाइल्स नहीं समझ सकते हैं, लाइक एंड्रॉयड और आईओएस। तो उसके लिए हमारे पास जो मेन में एक एक्शन में आता है जेएस इंजन, वो ही कोर कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं कि वो कैसे काम करता है, कि ओल्ड आर्किटेक्चर में क्या होता था, कैसे वो सारी चीज़ें नेटिव साइट पर रेंडर होती थी, और न्यू आर्किटेक्चर में वो कैसे रेंडर होती है नेटिव साइट पे। तो उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो आते हैं इस पिछले वाले डायग्राम पे। तो इसमें समझते हैं कि ओल्ड आर्किटेक्चर कैसे काम करता था, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, देन हम लोग समझेंगे कि न्यू आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ऑल राइट। ओके, तो क्या होता है कि हमारे पास जब वो एक सिंगल सोर्स ऑफ फाइल आ चुकी है, अब जावा स्क्रिप्ट इंजन उसको क्या करता है कि नेक्स्ट हमारे रिएक्ट नेटिव ब्रिज के पास उसको सेंड करता है। लेकिन सेंड कैसे करता है, उसको उस फाइल को सीरियलाइज करता है। सीरियलाइज इन द सेंस जेसन्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कुछ उसके अंदर होता क्या है कि जो भी हमारे जितने भी मेथड्स या कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं उनको टोकन वाइज टोकन आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई ये कंपोनेंट ये मेथड इस टोकन से रिलेटेड है। तो उस तरह से वो सीरियलाइज करके जेसन फाइल जेसन्स में कन्वर्ट करता रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, तो जेसन मैसेज वन, जेसन मैसेज टू, जेसन मैसेज थ्री, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है। अब देन ये रिएक्ट नेटिव ब्रिज उस मैसेज को क्यू कर लेता है और एसिंक नेचर में उसको नेटिव साइड में भेजता रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कि क्यू होती है वो उस जेसन को डिसरियलाइज करती है नेटिव साइट में, नेटिव इस तरह से कि सारे नेटिव मेथड उसको समझ सकें, नेटिव मेथड्स जो है उनको कॉल कर सकें, राइट। तो बट ये एसिंक नेचर में होता है कि मैसेज आते जा रहे हैं और एसिंक में वो प्रोसेस होते जा रहे हैं, डीसerialize हो रहा है यहाँ पे सीरियलाइज होता है, फिर मैसेज जेसन मैसेज में होता है और जेसन मैसेज यहाँ पे डीसerialize होता है। जेसन को बेसिकली पार्स करते हैं सो दैट कि हमारे जो नेटिव मेथड्स हैं वो उनको समझ सकें, उनको कॉल कर सकें हम लोग। ठीक है, तो ये एसिंक नेचर में होता है। और एसिंक नेचर होने की वजह से ये कभी कभी यू नो लैगी भी हो सकता है कि काफ़ी सारा डेटा जब प्रोसेस होता रहता है, काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो ये एसिंग एसिंग नेचर होने की वजह से
मैसेज प्रॉपर पार्स होते हैं, यहाँ पे पार्स होके फिर यहाँ पे रेंडर होते हैं, उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। तो वो जब बहुत ही बल्क में डेटा आता रहता है, फॉर एग्जांपल हम एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं तो बल्क में डेटा आता रहता है, तो वो यहाँ पे कभी कभी लैग महसूस होती थी ओल्ड आर्किटेक्चर में, जो कि एसिंक्रोनस था। सीरियलाइज का प्रोसेस हो रहा है, फिर डीसीरियलाइज का प्रोसेस हो रहा है, देन यहाँ पे हम लोग उसको रेंडर कर रहे हैं। और एक चीज़ और, रेंडर करते टाइम आपको बता दूं कि डायरेक्टली रेंडर नहीं होता है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा लेआउट कैलकुलेट होता है कि कहाँ पे किस साइज़ में कितना रेंडर होता है, वो हमारी शैडो थ्रेड का काम होता है, योगा, जो कि योगा इंजन का यूज़ करती है शैडो थ्रेड, और कैलकुलेट करती है कि कहाँ पे कितना क्या लेआउट रेंडर होना, वो भी सारा इस यूआई थ्रेड, ये बोल सकते हैं बेसिकली यूआई थ्रेड, इधर इधर जावा स्क्रिप्ट थ्रेड, करेक्ट। और ये एक रिएक्ट नेटिव ब्रिज और एक योगा थ्रेड भी होती है, जो कि कैलकुलेट करके हमें बताती है कि कहाँ पे कितना क्या रेंडर करना है। उस हिसाब से इतना सारा प्रोसेस होने के बाद फिर ये नो कॉल, अगर कोई कॉल बैक की नीड होती है तो कॉल बैक देता है, देन ये इधर आके इतना इतना सारा प्रोसेस होता है। तो ये इंटरनली सारा कुछ चल रहा होता है जब हम अपने ऐप को इंस्टॉल करके रन कर रहे होते हैं। तो ये हाई लेटेंसी होती है, ओवर रहता है, बॉटलनेक तो था ही ये कि जेसन में सीरियलाइज डी सीरियलाइज, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो रिएक्ट नेटिव ने क्या किया कि आई थिंक 0.6 से जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन था, वहाँ पे वो लोग न्यू आर्किटेक्चर लाए थे। और न्यू आर्किटेक्चर वो कंपलसरी नहीं था, आई मीन डिफ़ॉल्ट नहीं था। डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर उन्होंने ऑप्शन रखा था कि आपको यूज़ करना तो कर सकते हो उसको। उन्होंने न्यू आर्किटेक्चर 0.76, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.76 वर्जन में डिफ़ॉल्ट कर दिया था रिएक्ट नेटिव के, कि हाँ अब से आप ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो रहेगा न्यू आर्किटेक्चर, सो दैट कि आपको ये हाई लेटेंसी ओवरहेड का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सके, क्योंकि बहुत सारा डेटा सीरियलाइज डिसीरियलाइज हो रहा है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता था। आप कभी हैवी एनिमेशंस हैं आपकी, और काफ़ी सारा स्क्रॉल एक साथ कर रहे हो आप एनिमेशंस को या इमेज को, तो वो स्क्रॉलिंग में आपको कभी कभी लैग देखने को मिल सकता था। ओके जी। तो अब समझते हैं कि ये सारी चीज़ें न्यू आर्किटेक्चर में कैसे सॉल्व हुई, न्यू आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट ऐड किए इन्होंने। ओके। तो यहाँ पे आते हैं न्यू आर्किटेक्चर, बेसिकली हम लोग बोलते हैं JSI, जावास्क्रिप्ट इंटरफेस, जो कि कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करता है, लाइक जावास्क्रिप्ट इंटरफेस C++ की एक लेयर है, C++ में रिटन कोड है जो कि सारा कुछ हैंडल करता है। इसमें एक टूल है फैब्रिक रेंडरर, एक टूल है टर्बो मॉड्यूल्स, एक टर्म है होस्ट ऑब्जेक्ट, एक टर्म है कोड जेन, है ना। कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट इंटरफेस, ये JSI को कंबाइन करके न्यू आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ है। अब एक एक करके पहले एक समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देन हम लोग एक एक करके टर्बो मॉड्यूल्स, फैब्रिक रेंडर में जाएंगे, कोडजन में जाएंगे, ठीक है। तो अभी अब ओल्ड आर्किटेक्चर में जो ये सीरियलाइज डीसीरियलाइज का प्रोसेस था, वो ख़त्म करके, एसिंक नेचर को ख़त्म करके इन लोगों ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट जो थ्रेड है वो सारा एक JS बंडल बन जाएगा हमारे पास, और वो JS बंडल इस इस JSI के पास जाएगा, और इस JSI के पास सारे के सारे जो कि नेटिव मेथड्स हैं, उन नेटिव मेथड्स का रेफरेंस इस JSI के पास होता है। कैसे होता है कि जो भी नेटिव मेथड्स होते हैं, जो कि जैसे ब्लूटूथ, कैमरा, है ना, परमिशंस, सॉर्ट ऑफ परमिशंस, एंड वी कैन से माइक्रोफोन, जो भी नेटिव मेथड्स के रिक्वायरमेंट है, उनके सारे के सारे एक होस्ट ऑब्जेक्ट बना लेता है कोडजन के हेल्प से, और उस होस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये JSI C++ में जो लिखा हुआ है वो रख लेता है अपने पास, ठीक है। और उस रेफरेंस को हम डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हैं इस JS फाइल से, सो दैट कि हमें ये सीरियलाइज डीसीरियलाइज का प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े, एसिंक्रोनस जो है ना ये, इसका प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े। तो हम डायरेक्ट इसके नेटिव मेथड्स को कॉल करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका रेफरेंस होता है, इनकी नेटिव मेथड्स का रेफरेंस हमारे इस JSI में होता है। होता कैसे है कि वो जब भी हम लोग इसको इसको रन करते हैं, तो कोडजन क्या करता है कि उसका होस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है नेटिव मॉड्यूल्स का, और उसका रेफरेंस उस होस्ट ऑब्जेक्ट का JSI में स्टोर हो जाता है इसकी मेमोरी में, और हम उसको डायरेक्टली यहाँ से इन्वोक कर लेते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो JSI डायरेक्ट C++ पॉइंटर एक्सेस कर सकता है। और सिमिलरली इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, JS फंक्शंस के तौर पे यहाँ पे उनका रेफरेंस स्टोर हो जाता है। तो हम जब भी इसको कॉल बैक की नीड होती है कि हमें भाई हाँ ये एक यूजर ने टच किया, अब हमें ये कॉल बैक, ये JS फंक्शन कॉल करना, तो उसका रेफरेंस यहाँ से इन्वोक हो जाता है। तो इस तरह से इनका कम्युनिकेशन होता है, जो कि सिंक्रोनस हो गया है और डायरेक्ट हो गया है। और
और एसिंग अवेट का ये प्रोसेस हट गया और सीरियलाइज डिसीरियलाइज का भी प्रोसेस हट गया, तो ये काफ़ी फास्ट हो गया है, ऑप्टिमाइज हो गया है, और ज़ीरो कॉपी सिंक्रोनाइज हो गया है। ठीक है, तो ये रिएक्ट नेटिव में एक बढ़िया चीज़ करी हुई है कि भाई अब न्यू आर्किटेक्चर है थोड़ा सा। अब क्योंकि नेटिव साइड में जो जैसा कोड लिखा होता है, सेम उतनी परफॉर्मेंस तो अभी गेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बीच का प्रोसेस तो हो रहा है ना, नेटिव साइड का कोड कन्वर्ट तो हो ही रहा है, राइट। तो वो उतनी परफॉर्मेंस अचीव करना अभी पॉसिबल नहीं है। मे बी फ्यूचर में हो सकती है, नहीं हो सकती है, देन विल सी। बट हाँ, 90-95% अचीवमेंट हम लोगों ने न्यू आर्किटेक्चर से कर ली है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके डीप में सारा कुछ देखते हैं कि फैब्रिक रेंडर कैसे काम करता है, और होस्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं होते हैं, टर्बो मॉड्यूल्स क्या है, कोडजन क्या है। ठीक है, अब एक एक करके सारा कुछ इसमें देखते हैं। ऑल राइट, ओके जी। तो यार आगे बढ़ने से पहले ना, कुछ लोगों के मन में एक डाउट और आता है कि इस रिएक्ट नेटिव ब्रिज में जो ये जेसन सीरियलाइजेशन हो रहा है, ये एसिंक नेचर में ही क्यों, इसको सिंक्रोनस क्यों नहीं कर सकते हम लोग, सो दैट कि ये थोड़ा सा डिले ना होता, फास्ट होता। तो उसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जावा स्क्रिप्ट थ्रेड है, ठीक है, आपने एक आपके पास टास्क वन है, वो एसिंक ब्रिज से होकर जाता है नेटिव साइड, और उसको रेंडर करता है, परफॉर्म करता है जो भी है, उसको यूआई में रेंडर करता है, जो कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूंगा, अगर आपके पास 60 एफपीएस का मोबाइल है, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड रेंडर करने वाला स्क्रीन है, तो उसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 60 फ्रेम्स रेंडर होंगे। इट मीन्स कि एक फ्रेम 60 मिली सेकेंड में रेंडर होगा। ठीक है, मतलब 1000 मिली सेकेंड में 60 फ्रेम्स, तो 16 मिली सेकेंड में एक फ्रेम। तो अगर कोई भी टास्क है वो 60 मिली सेकेंड्स में फ्रेम रेंडर कर रहा है, तब तो वो यूआई रिस्पॉन्सिव रहेगा और लैगिंग फील नहीं होगी। अगर उससे ज़्यादा टाइम लेगा या, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और लैगिंग फील होगी। तो होता क्या है कि जब भी टास्क हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में, और वो मैसेज नेटिव साइड सेंड करता है इस एसिंक ब्रिज के थ्रू, अगर एसिंक्रोनस है तब तो ये टास्क वन हमने भेजा और ये प्रोसेस हो रहा है, यूआई 60 मिली सेकेंड्स ले रहा है प्रोसेस करने में, एंड सडनली हम लोगों ने उसके बाद सेकंड टास्क भेज दिया, तो ये सेकंड टास्क भी परफॉर्म होने लगेगा और ये ब्लॉकिंग नहीं रहेगा। अगर ये सिंक्रोनस होता तो जेएस टास्क ने जैसे ही पहला मैसेज भेजा, प्रोसेस का ये वेट करता, और वेट करने में ये ऐप फ्रीज हो जाता, जैंक हो जाता, अनटिल अनलेस जब तक कि ये कंप्लीट नहीं होता, हम जेएस टास्क टू परफॉर्म नहीं कर सकते थे। सो दैट्स वाई कि हम लोग एसिंक्रोनस, ओल्ड जावा ओल्ड रिएक्ट नेटिव आर्किटेक्चर में इसको एसिंक्रोनस रखा गया था, कि कोई भी ऐप फ्रीज या जैंक जैसी इशू ना आए। हमारा एसिंक्रोनली जो भी टास्क हम एनिमेशन में काफ़ी सारा डेटा होता है, मिली सेकेंड में काफ़ी सारा डेटा हम लोग पास कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, तो वो एसिंक्रोनस नेचर में भेजते रहते हैं, और वो अपना रेंडर करता रहता है जैसे जैसे उसके फ्रेम्स फ्री होते रहते हैं, राइट। सो हमें कोई भी लैगिंग कम फील होती है, बट हाँ अल्टीमेटली फील तो होती थी ओल्ड आर्किटेक्चर में। ओके, तो ये रीजन था उसको एसिंक्रोनस रखने का। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने न्यू आर्किटेक्चर में, और एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं कि जो रिएक्ट नेटिव का न्यू आर्किटेक्चर है उसमें जो हमारा एक योगा और योगा इंजन है, जो कि सैडो थ्रेड है, जो लेआउट कैलकुलेट करती है, वो नेटिव साइड ना करके यहीं जेएसआई इंजन के पास ही कैलकुलेट कर लेती है। क्योंकि हमारे पास अभी क्या है कि हमारे पास सारे के सारा एक्सेस है यहाँ आपके सारे लेआउट कैलकुलेशन का, या जो भी नेटिव मेथड्स होते हैं उनका सारा का सारा एक्सेस है, तो हम इसको यहीं यूज़ करके लेआउट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले इस साइड में वो शैडो थ्रेड लेआउट का कैलकुलेशन करती थी, यहीं पे रेंडर करती थी यूआई थ्रेड में, तो ये भी एक इशू था। अभी यहाँ पे इस सी प्लस प्लस लेयर में ही, जो कि जेएसआई बोलते हैं, सी प्लस प्लस लेयर में ही हम लोग शैडो थ्रेड और योगा की हेल्प से शैडो थ्रेड कैलकुलेट कर लेते हैं लेआउट को, और उसको फिर हम लोग यहाँ पे माउंटिंग फेज में रेंडर कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो अब आते हैं कि फैब्रिक रेंडर क्या करता है, टर्बो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, देन कोडजन क्या करता है। ठीक है, तो जो फैब्रिक रेंडरर होता है ये रेंडरिंग सिस्टम है, जो कि पहले यूआई मैनेजर एंड ऑल दी थिंग्स अदर थिंग्स थी जो कि यूज़ करते थे, पर फैब्रिक रेंडर फास्ट इसलिए हो गया है क्योंकि ये क्या करता है, रिएक्ट एलिमेंट का एक ट्री जो हम लोग क्रिएट मतलब रिएक्ट एलिमेंट का ट्री क्रिएट होता है इसमें, मतलब फैब्रिक रेंडर में इसके फेजेस होते हैं, लाइक रेंडर, कमिट, माउंट। तो ये तीन चार फेजेस होते हैं इसके, तीन फैब्रिक रेंडर के, कि रेंडर करना है, कमिट करना है, माउंट करना है। ठीक है, तो रेंडर में क्या है, वो
रिएक्ट जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसका एलिमेंट का एक ट्री बना लेता है, ठीक है। और उसी कमिट फेज में क्या करता है, ये सी प्लस प्लस शैडो ट्री एक बना लेता है, लेआउट कैलकुलेट कर लेता है कि कहाँ पे कितना क्या रेंडर कराना है, और यहाँ पे नेटिव साइड में जाकर उसको माउंट करा देता है। तो ये फैब्रिक रेंडर का काम होता है जो कि फास्ट है और थ्रेड सेफ है ये। अच्छा, एक चीज़ और समझ सकते हैं कि फैब्रिक जो फैब्रो मॉड्यूल्स होता है ये क्या करता है कि व्यू फ्लैटनिंग ऑप्टिमाइज व्यू हायरार्की को ऑप्टिमाइज कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारे व्यूज़ यूज़ कर रखे हैं, राइट। तो उन सारे व्यूज़ में अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, बस आपने स्टाइलिंग दी रखी है, तो उन सारे व्यूज़ को एक कंबाइन करके सारी स्टाइलिंग एक एक जगह कलेक्ट करके कुछ इंटरनली, सो उनको एक फ्लैटनिंग कर लेता है, ताकि सो दैट कि आपकी जो यूआई है ऑप्टिमाइज रहे, हायरार्की ऑप्टिमाइज रहे, डेटा कम ट्रांसफर करना पड़े, राइट। तो फैब्रिक रेंडर इस तरह से बेसिकली रेंडर कमिट और माउंट करके हमें यहाँ पे यूआई में डेटा दिखाता है। और यूआई जो ये शैडो ट्री है वो पहले ही कैलकुलेट कर लेती है सारा का सारा। तो हमें जो कि हम लोग पहले करते थे ना कि अगर टच स्क्रीन को टच करके हम लोग मूव करना है, तो हमें डेटा बाद में एसिंक नेचर में जो मिलता था लेआउट का कैलकुलेशन का, वो पहले ही मिल जाता है, तो वो लैग कम हो गया है। तो इस तरह से समझ सकते हो आप। अच्छा, अब एक नेक्स्ट है टर्बो मॉड्यूल्स। तो टर्बो मॉड्यूल्स क्या करता है, टर्बो मॉड्यूल्स बेसिकली जब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट में जो भी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं जो कि नेटिव साइड के मेथड को इम्प्लीमेंट करती हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हम लोगों ने यूज़ करी है नेटिव साइड वाली, वो सारी की सारी एक ही साथ इंपोर्ट हो जाती थी शुरू के इनिशियल फेज में, स्टार्टअप फेज में, सो दैट कि हम उनको यूज़ कर पाएँ। ये ओल्ड आर्किटेक्चर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्टार्टअप टाइम थोड़ा सा लैगी था। तो टर्बो मॉड्यूल्स क्या करते हैं कि टर्बो मॉड्यूल्स बेसिकली एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेफरेंस क्रिएट करके रख लेते हैं, ठीक है। बट ये इनिशियल स्टार्टअप टाइम पे सारे उसके सारे नेटिव मॉड्यूल्स को लोड नहीं करते हैं। ये लोड कब करते हैं, जब भी हम मेथड को ब्लू वी कैन से कि कैमरा डॉट ओपन कैमरा, राइट। तो जब हम ओपन कैमरा मेथड कॉल करेंगे तब वो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा, सो दैट कि स्टार्टअप टाइम थोड़ा सा कम हो सके ऐप का। तो ये एक बेनिफिट्स है टर्बो मॉड्यूल्स का। तो ये डायरेक्ट सिंक्रोनस होते हैं, और ये भी लाइक सारा को सारा कुछ ये सब जेएसआई जो कि सी प्लस प्लस में रिटर्न कोड है उसी लेयर में हो रहा होता है, ये फैब्रिक मॉड्यूल्स एंड ये टर्बो मॉड्यूल्स, राइट। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग एक कोडजेन के बारे में भी समझ लेते हैं कि कोडजेन बेसिकली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक नेटिव मेथड मेथड लिखना है, और नेटिव मेथड में पहले की ओल्ड ओल्ड आर्किटेक्चर में क्या होता था कि नेटिव मेथड आपने लिखा, और नेटिव मेथड को एक्सपोर्ट किया रिएक्ट आरसीटी एक्सपोर्ट यूज़ करके iOS में, और वो फिर इंपोर्ट किया आपने जेएस साइड। तो उसमें कभी कभी क्या ये मिस्टेक हो सकती थी कि आपने यू नो एज अ पैरामीटर जब भी कॉल किया तो उसको नंबर भेजना था और गेट करना था स्ट्रिंग। बट समटाइम्स कि आपने स्ट्रिंग भेज दिया और वहाँ से कैलकुलेट होकर कुछ लाइक स्ट्रिंग ना के नंबर आ रहा है, लाइक टाइप टाइप जो है वो सही से आपने नहीं भेजा डेटा का, और सही से टाइप आपको नहीं मिला, तो वो रन टाइम पे क्रैश कर सकता था कभी कभी। तो अभी ये कोडजन क्या करता है बेसिकली, आप एक वी कैन से कि वायरिंग कर देता है हमारे नेटिव मॉड्यूल्स के साथ, जेएस कोड के साथ, कि जब भी आप कोई भी नेटिव मॉड्यूल्स आपको लिखना है तो उसका इंटरफेस आप जेएस साइड में क्रिएट कर सकते हो यूजिंग टर्बो मॉड्यूल्स। और उसका इंटरफेस जो भी आप क्रिएट करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक उसका जो एक क्लास है, बेस क्लास है, वो नेटिव साइड में बन जाएगी कि हाँ भाई इसमें ये पैरम्स इस टाइप के आने वाले हैं, इस टाइप के डेटा आने वाला है, इस टाइप का डेटा हम सेंड करने वाले हैं। उस बेस क्लास को आप इम्प्लीमेंट करके उसका अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो नेटिव साइड में, और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक टाइप सेफ्टी हो जाती है इस यू नो टाइप सेफ्टी से फिर रन टाइम्स की एरर्स कम हो जाती हैं। तो ये कोडजन बेसिकली करता है, ठीक है। तो ये हो गया टर्बो मॉड्यूल्स देख लिया। होस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली जब भी हम लोग नेटिव साइड में कोई भी मेथड है, तो जब भी वो हम लोग ऐप को स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि होस्ट ऑब्जेक्ट एक जेएसआई क्या करता है कि होस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है बेसिकली नेटिव मेथड्स का, और उसका रेफरेंस हमारे जेएसआई सी प्लस प्लस लेयर के पास पॉइंटर्स के रूप में रखा रहता है, कि सो दैट कि जब भी हमें जेएस जेएस फाइल से, जेएस इंजन से वो मेथड पर्टिकुलर मेथड इन्वोक करना है, तो हम उसी रेफरेंस का यूज़ करके इन्वोक कर सकते हैं। सो हमारा कॉल सिंक्रोनस हो जाता है और वेरी फास्ट हो जाता है, एंड कोई भी सीरियलाइज डिसरियलाइज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आई होप आपको ये न्यू आर्किटेक्चर समझ में आया कि कैसे काम करता है। इसमें फैब्रिक
एक मॉड्यूल होता है जो कि फैब्रिक रेंडरर होता है, जो कि रेंडर करता है उसमें इनिशियल फेज, रेंडर फेज, कमिट फेज और माउंटिंग फेज होते हैं। देन हमारे पास टर्बो मॉड्यूल्स हैं जो कि यूज़ होता है लेज़ी लोडिंग के लिए, लाइक सारे मॉड्यूल्स एक साथ लोड नहीं होते हैं। एंड से ऐप स्टार्टअप टाइम फास्ट होता है, फैब्रिक रेंडर से रेंडरिंग स्मूथ होती है, राइट। जेएसआई से हम जो सी प्लस प्लस की लेयर, उससे हमारे सारे नेटिव मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं, तो हमें एसिंक नेचर जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता, सिंक्रोनसली सारा काम होता है। एंड ब्रिजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये ओल्ड रिएक्ट नेटिव वर्सेस न्यू रिएक्ट नेटिव आर्किटेक्चर समझ में आया होगा कि ओल्ड रिएक्ट नेटिव में चीज़ें कैसे काम कर रही थी, न्यू रिएक्ट नेटिव में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या पहले प्रॉब्लम थी, अब क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ अच्छा लगा। और हाँ, अभी तक आई थिंक कि रिएक्ट नेटिव ने 90 to 95% परफॉर्मेंस नेटिव एप्स की तरफ अचीव कर ली है, लाइक जो नेटिव एप्स बनती हैं कॉटलिन में या स्विफ्ट में। सो 100% परफॉर्मेंस तो नहीं बोलेंगे, बट या 90 to 95% परफॉर्मेंस अचीव कर ली है, क्योंकि फिर भी अभी चीज़ें तो बीच में एक लेयर तो बनी ही हुई है, राइट। बट या हाँ, कि हमारे पास हाइब्रिड चीज़ें हैं कि हम एक सोर्स कोड से दोनों के दोनों ऐप्स को रन कर सकते हैं, दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म को कवर कर सकते हैं। ये हमारे पास अच्छी चीज़ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आई समझने में, और और क्या नए नए टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।